कार्यक्रम के प्रायोजक क्लिनिक प्लस शैम्पू, बालों का गिरना मना है। ये लाल कोठी है, एक युग की कहानी, तीन पुश्तों की ये है जुबानी, तीन पुश्तों की ये है जुबानी। कुछ नहीं है, कुछ पुरानी है, कुछ नहीं है, कुछ पुरानी है। अलविदा लाल कोठी, अलविदा लाल कोठी, अलविदा। को दबाना भी नहीं आता अभी तक। सलीके से दबाओ जरा। हेलो। अरे रख दो फोन को, कह दो उसे हम बिजी हैं, कल सुबह फोन करें। कोई भी है कभी भी बू उठा के फोन कर देती थी। जी वो इस वक्त बिजी हैं, आप कल सुबह फोन कीजिए। रख दो रिसीवर को और पैर दबाओ। कोई सरोजा है, कह रही है कि बहुत अरे काटो मत, काटो मत, लाओ। हेलो, कैसे हैं आप सेठ जी? आप बिजी हैं तो बाद में फोन करें। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। हाँ फरमाइए, लगता है कोई जरूरी काम होगा जो इस वक्त आपने फोन किया। जी हाँ, बात जरूरी भी है और आपके फायदे की भी। तो फिर कह दीजिए ना हुजूर, हाँ देर मत कीजिए। लाल कोठी का सौदा अब हमारे हाथ में आ गया है। समर साहब ने सब कुछ हमारे जिम्मे छोड़ दिया है। हम जल्द ही समर साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे। अब लाल कोठी की कीमत क्या लगानी है ये आप तय करके रखिएगा। शाबाश, वेरी गुड। इतनी जल्दी मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। भाई हम तैयार हैं। सेठ जी, उन्हें इस प्रॉपर्टी की कीमत का शायद अंदाजा नहीं है, इसीलिए कीमत में मेरा हिस्सा भी रखना होगा। अरे हुजूर, ये भी कोई कहने वाली बात है? हम तो मिल बांट कर खाने वालों में से हैं, और फिर आप तो ये सौदा करवा कर हम पे एहसान कर रही हैं। अरे नहीं नहीं सेठ जी, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। आप सिर्फ मेरे फोन का इंतजार कीजिए। लाल कोठी खरीदने का आपका सपना अब बस कुछ ही दिनों में पूरा होगा। तो ऐसा कीजिए, कल आप हमारे यहां तशरीफ ले आइए, इत्मीनान से बातें होंगी। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, मुलाकात कल होगी। धन्यवाद। लाल कोठी। लाल कोठी। हो जाएगा गुज्जर सिंह, बिल्कुल हो जाएगा। दरअसल बात यह है कि हेलो, आपके दो प्यादे आए थे यहाँ, समर साहब से मिलकर गए। उन दो छुचुंदरों को बिल्डर कब से बना दिया आपने? नोटों के बंडल लेकर आए थे। ये तो बंदर के हाथ में उस्तरा देने वाली बात हुई सेठ जी। हमारी दलाली शायद महंगी लगने लगी थी आपको। हमारा शुक्रिया कीजिए,
कि हमने समर साहब के सामने अपनी जुबान नहीं खोली। पर सेठ जी, आपकी ये चाल तो उल्टी पड़ गई। किसकी चाल उल्टी पड़ती है और किसकी सीधी, ये तो वक्त ही बताएगा। और हां सरोजा, एक बात जरा गौर से सुन लो। मेरी दोस्ती जितनी अच्छी है उतनी ही खराब मेरी दुश्मनी भी है। दोस्ती तो आपसे निभी नहीं सेठ जी। चलिए, दुश्मनी ही निभा देंगे, हम तो उसके लिए भी तैयार हैं। अगर तुमने मेरे सौदेबाजी के बीच में आने की कोशिश की तो मैं उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी सेठ जी। आपके आदमी अभी पहुंचते ही होंगे, उन्हीं से मुंह जुबानी सुन लीजिएगा। सेठ जी, कुछ लड़ाइयां पैसों से नहीं, दिमाग से खेली और जीती जाती है। ये सौदा मैं तुम्हारे नाक के नीचे से करके दिखाऊंगा सरोजा देवी, और तुम ये कोठी खाली भी करोगी। देखेंगे। अलविदा कोठी। क्या बात है? तुम दोनों के चेहरे देखकर ऐसा लगता है कि खबर अच्छी नहीं है। अब क्या बताएं सेठ जी, हम तो सौदा करने गए थे, लेकिन उस सरोजा ने सारा काम खराब कर दिया। समर साहब तो पैसा लेने ही वाले थे, पता नहीं सरोजा कहां से आ गई। हाँ, और कहने लगी कि ये लोग तो लाल कोठी पर बुलडोजर चलवा देंगे। बस इतना सुनना था कि समर साहब बहुत गुस्सा हो गए, बहुत नाराज हो गए। कहने लगे ये मेरी माँ की निशानी है, मेरी माँ ने बनवाई थी ये कोठी मैं सिर्फ उसी को बेचूंगा जो इसे कभी भी नहीं गिरवाए। क्या कहा? उसी को बेचेंगे जो इसे कभी नहीं गिरवाएगा। जी। आखिर समर चाहता क्या है? उसे तो सिर्फ कोठी की कीमत से मतलब होना चाहिए। लेकिन सेठ जी ऐसी बात नहीं है ना। ये तो हमारे लिए अच्छी खबर है। अगर कोठी गिरेगी नहीं तो उसके खरीदार भी कम होंगे और कीमत भी। लेकिन गुज्जर सिंह, अगर हम कोठी को तोड़ेंगे नहीं तो वहां पर क्या धर्मशाला खोलेंगे या अनाथालय खोलेंगे? अरे एक बार कोठी का सौदा हो गया तो उसके बाद फिर हम वहां पर क्या करते कौन देखने आता है? लेकिन सरोजा का क्या, वो तो वहीं पर रहती है। रहता तो गुज्जर भी वहीं पर है। अरे आप चिंता मत करिए, सरोजा को मैं संभाल लूंगा। घर परिवार वाली है, जल्दी डर जाएगी। देखो गुज्जर सिंह, ये सौदा किसी भी कीमत पर हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए, समझे? आप चिंता मत करो, मैं पल पल की खबर आपको देता रहूंगा। ये हुई ना बात। मैं चलता हूं। लेकिन अब मुझे समर साहब से खुद मिलना होगा। अलविदा अलविदा लाल कोठी। प्रभु जी, गरम चपातियां ले आइए। अरे, आप खाना खाने कैसे बैठ गए? नंदिनी को भी तो बुला लीजिए, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। पता नहीं इस उम्र में लड़कियों को क्या हो जाता है। जब से आई है 10 कप ब्लैक कॉफी पी चुकी है। मैंने बुलाया उसे, बस आती ही होंगी। कह रही थी आज उसने पूरा दिन आराम किया है। अरे बेटा, आराम कहाँ किया, सारा दिन तो हमें वो अमरीकी म्यूजिक सुनने को मिला। ना उसने आराम किया और ना हमें आराम करने दिया। लीजिए, नंदिनी भी आ गई। आओ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार था, गरम गरम खाना खाओ। आंटी, मैं यही कहने आई थी कि मुझे भूख नहीं है। कुछ तो खा लो बेटा। अरे बेटा, ऐसे कैसे चलेगा हैं? अगर समर को मालूम पड़ेगा तो वो तो मेरी जान ले लेगा कि मैंने उसकी बेटी को भूखा रखा। बेटी,
आखिर बात क्या है? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या बात है बेटे, हमने तुम्हारे लिए मनपसंद खाना बनाया। ये देखो, ये मसालेदार सब्जी है, खिचड़ी है और गरम गरम चपाती, दाल भी है। अंकल, आई एम सॉरी। देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। एक्चुअली अंकल, मैं ये खाना नहीं खा सकती क्योंकि इंडियन फूड में बहुत ही ज्यादा तेल होता है और लाल मिर्ची से मुझे एलर्जी है। अंकल, आप मुझे समझ सकते हैं ना? आई एम सो सॉरी। आंटी, क्या मुझे उबला हुआ खाना मिल सकता है प्लीज? घूमती, तुम भी कमाल करती हो भाई। तुम्हें पूछ लेना चाहिए था कि नंदिनी बिटिया को क्या पसंद है और वही बनाना चाहिए था। अच्छा बेटी, मैं तुम्हारे लिए ताजी सब्जियां बॉईल कर देती हूँ। आंटी थैंक यू सो मच, आप कितनी अच्छी है। आंटी, उसके साथ थोड़ा चिकन और फिश भी उबाल कर लाना, ओके? माफ करना बेटा, हम लोग तो वेजिटेरियन हैं। आंटी, बुरा मत मानिए, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं खाना खाने की। लेकिन बेटा, आंटी बस इतना समझ लीजिए कि आज मेरा फास्ट है। आप लोग भी तो व्रत रखती होंगी ना? नंदिनी, ये सब तुम्हारे लिए तो बनाया है। अरे बेटे, ऐसा मत करो। अगर तुम नहीं खाओगी तो हमारे गले से नीचे निवाला कैसे उतरेगा? देखो बेटे, हमारे साथ बैठो और थोड़ा बहुत खा लो भाई, नहीं तो हम लोग भी भूखे रह जाएंगे। आंटी, क्या मुझे एक कप ब्लैक कॉफी मिल सकती है और थोड़ी बिस्किट्स? बेटा, इतनी ज्यादा कॉफी पीना अच्छा नहीं है, और बिस्किट से तुम्हारा क्या बनेगा? वो अब रहने भी दो गोमती। नंदनी बेटे, कॉफी तुम्हें एक शर्त पर मिलेगी कि वो कॉफी तुम्हें हमारे साथ इसी डाइनिंग टेबल पर बैठकर पीनी होगी। और हाँ, कल से हम तुम्हारा मनपसंद खाना बनवाएंगे और तुम्हें हमारे साथ भरपेट खाना होगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है अंकल, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो बैठो। चलो आप लोग खाना शुरू करो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। अंकल, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आप लोग इस जगह पर बोर नहीं होते? बोर? क्या बात कर रही हो बेटे? बेटे, यहाँ पर बहुत कुछ है करने के लिए, और वैसे भी मैं अब तक बहुत सारे अखबारों के लिए लिख रहा हूँ। यही कि यहाँ पर बहुत ही पिछड़ापन है, चारों ओर गंवार है। नंदिनी बेटे, ये जिन्हें तुम गंवार कह रही हो ना, दरअसल ये गंवार ही हमारे मुल्क की असली बुनियाद है। बेटे, हमारे देश की 70% जनता गांवों में रहती है। अरे बेटे, इन्हीं की वजह से हमारे देश का वजूद है। इन लोगों में शक्ति है, अपनी सूझबूझ है, काम करने का इनका अपना तरीका है। नंदिनी बेटे, हम लोगों ने यहाँ पर एक समाज सेवी संस्था भी खोली है जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत सोच विचार के हमने यहाँ रहने का फैसला किया बेटी, और वो फैसला बहुत सही साबित हुआ। हाँ बेटा, इंसान अगर जिंदगी के सफर के हर मोड़ पर सही फैसला लेता रहे ना, तो जिंदगी का सफर बहुत आसान हो जाता है। अंकल, मैंने भी अपने फैसले खुद लिए और वो हमेशा से सही रहे। मेरा अमेरिका में जाकर पढ़ना, वो फैसला भी बिल्कुल सही था। अंकल, वहां जाकर मैंने एक नई दुनिया में कदम रखा, और अब लाल कोठी को बेचकर डैड को अपने साथ अमेरिका लेकर जाना, वो फैसला भी बिल्कुल सही है। शुक्र है डैड मेरे साथ जाने के लिए मान गए। नंदनी बेटे, समर लाल कोठी बेचकर कभी खुश नहीं होगा। तुम नहीं जानती बेटी, लाल कोठी अपने आप में एक इतिहास है। वो एक मिसाल है आज के नौजवानों के लिए। तुम्हारी दादी ने बहुत मुसीबतों के बाद उसे बनवाया था। उस जमाने में हम भी उनके साथ थे। हाँ नंदिनी बेटे, उस जमाने में उसकी सुरक्षा करना बहुत ही मुश्किल था।
स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के बाद अंग्रेजों ने उनका जीना हराम कर दिया था। एक दिन तो अंग्रेजों ने अपने आदमी भेज दिए थे उन्हें डराने के लिए। उस वक्त तुम्हारे दादा दादी छत पर थे। अरे आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि समर के पैदा होने के बाद से तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी हो। आप भी। आप कहें तो आज समर को अपने पास यहाँ ऊपर ही सुला लें। नहीं, उसे ठंड लग जाएगी। बिल्कुल आप ही पर गया है, जरा सा ठंड लगी नहीं कि जुकाम हो गया। जी नहीं, वो आप पर गया है। 24 घंटे मुझे टुकुर टुकुर देखता रहता है। बस अब मैं आराम से स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले सकती हूँ। लाल कोठी का भी काम पूरा हो गया है। सच कहूँ आपके बगैर ये आसान नहीं था। कभी कभी मेरा दिल घबरा उठता है। तुम्हारा इस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ हो जाना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। पहले भी एक बार ये विदेशी तुम्हें गिरफ्तार कर चुके हैं। अब आपका साथ है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। सबक सिखा दो इन्हें। अंग्रेजों के खिलाफ होने की सजा इन्हें मिलनी चाहिए। आज तो इनकी जान लेकर रहेंगे। आग लगा दो लाल कोठी को। हाँ हाँ लगा दो आग लाल कोठी को, हम नहीं डरते। अरे सामने आओ तो देखते हैं कौन किसे खत्म करता है। इनके पास हथियार है, हम लोग लफड़े में पड़ सकते हैं। फिर कभी आएंगे, चलो। बहुत बहादुर थी बेटा तुम्हारी दादी। दिलो जान से रक्षा की थी उन्होंने लाल कोठी की। और आज समर उसे बेच रहा है। यकीन नहीं होता बेटे। समर लाल कोठी को बेचकर कभी खुश नहीं हो सकता। समर बेटा तुम लाल कोठी को बेच दोगे? समर बेटा तुम लाल कोठी को बेच दोगे? समर बेटा तुम लाल कोठी को बेच दोगे? तुम लाल कोठी को बेच दोगे? अलविदा लाल कोठी। आइए साहब। अरे प्रभु जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ साहब। अच्छा प्रताप जी हैं? हाँ हाँ आइए अंदर आइए। चलिए आइए आइए। हाँ। आज बात सुबह सुबह आना हुआ? हाँ बस थोड़ा काम था। अच्छा 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 बैठिए बैठिए। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा साहब मैं आपके लिए चाय लाऊं या कॉफी? चाय लाइए। चाय मैं लिया। ठीक है तुरंत। अरे आनंद बेटा। नमस्ते प्रताप जी। बैठो बैठो जी। प्रताप जी शराब का ठेका अभी तक स्कूल के पास है। लगता है ठेकेदार ने पुलिस वालों को पैसे खिला दिए। वैसे बेटे खबर तो ये बहुत बुरी है, लेकिन बेटा इस मामले में तुम कलेक्टर साहब से क्यों नहीं बात करते? जी की थी मैंने, वो कह रहे थे एक्शन लेंगे। अच्छा प्रताप जी आप इस बारे में पेपर में क्यों नहीं लिखते हैं? देखिए लोगों का ध्यान जाएगा तो मुझे लगता है एक्शन जल्दी होगा। बेटे अखबार वालों के लिए ये खबर एक बहुत ही छोटी सी खबर है, क्योंकि उनके लिए तो ये मामूली सी बात है। लेकिन तुम चिंता मत करो,
मैं इस मामले में कलेक्टर साहब से डायरेक्ट फोन पर बात करूंगा। आनंद, मैं तैयार हूँ, चले? अरे वो प्रभु जी चाय लेने गए, कब चाय पी लूं? श्योर। लो चाय भी आ गई। अरे वाह, थैंक यू। ला शालिनी बेटे, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी नंदिनी की वजह से। भाई वैसे मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि 2-4 दिनों में तुम दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाएगी। भाई देखो ये बताओ कि तुम्हें रात को नींद तो ढंग से आई ना? बस थोड़ा लेट सोई थी। एक्चुअली नंदिनी को लेट सोने की आदत है। वो रात को कुछ नॉवल पढ़ रही थी। भाई ये नंदिनी दिखाई नहीं पड़ रही, कहाँ है वो? वैसे चाचा जी, आपसे एक बात कहूँ? हाँ बेटे बोलो। मुझे लगता है नंदिनी किसी इमोशनल क्राइसिस से गुजर रही है। बेटे मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। पता नहीं समर और नंदिनी के बीच क्या चल रहा है। एक मिनट प्रताप जी, ये आप किसकी बात कर रहे हैं? कहीं आप प्रोफेसर समर सिन्हा के बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं? उनकी लड़की का नाम भी नंदिनी है, जो अभी अभी हाल में यूएसए से पढ़कर लौटी। हाँ बेटे, मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ। शालिनी, नंदिनी यहाँ है और तुम नंदिनी के साथ रूम शेयर कर रही हो। एक्चुअली मैं उसको दिल्ली में मिला था सर के घर पे। बड़ा अजीब सा बर्ताव किया था उसने। बड़ी अकड़ू लड़की है प्रताप। सर को तो कुछ समझती नहीं, पता नहीं किस बात का गुरूर है उसमें। और मुझसे तो इस तरह से बात कर रही थी जैसे कहीं की राजकुमारी हो। मुझे तो लगता है अमेरिका जाकर उसका दिमाग खराब हो गया, खिसक गया उसका दिमाग। भाई तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है आनंद बेटे कि तुम नंदिनी से बहुत नाराज हो। नाराज तो मैं हूं ही। एक तो वो सर को इंडिया से वापस ले जाने की बात कर रही है और दूसरा हिंदुस्तान को गालियां दे रही। शालिनी, तुम्हारे लिए तो अच्छा ये होगा कि तुम रूम चेंज कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी फिरंगन बन जाओ। अरे हाँ, सर कब आ रहे हैं? हाय आनंद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक क्लिनिक प्लस शैम्पू।